राष्ट्रपति संवैधानिक स्थिति, इसको बना लीजिए एक बार साथ साथ, फिर मैं आर्टिकल से शुरू कर रहा हूं। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति के पद की संरचना और राष्ट्रपति की शक्तियां, अधिकार और कर्तव्य। राष्ट्रपति की शक्तियां, अधिकार और कर्तव्य। 2013 आरएस प्री में क्वेश्चन यह पूछ लिया था, निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, अधिकार हैं, कर्तव्य हैं। मेरी बात ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं। राष्ट्रपति संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, पद की संरचना, कंपोजिशन ऑफ उसकी पोस्ट, शक्तियां, अधिकार, कर्तव्य, तीनों में डिफरेंस होता है। राष्ट्रपति के संदर्भ में डिफरेंस किया गया है। तो जहां शक्ति शब्द हो, शक्ति ही लिखना पड़ेगा, जहां अधिकार है, अधिकार ही, यही करना पड़ेगा, तभी नंबर आएंगे। बार बार कह रहा हूं, ये नहीं मन से कुछ भी बोल दें। कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां अधिकार शब्द लिखा हो अधिकार, जहां कर्तव्य वहां कर्तव्य, जहां शक्ति वहां शक्ति। बार बार कह रहा हूं, और ये पेपर फ्रीक्वेंटली बना है 2013 के बाद, ये ध्यान रखें। तो तीन चीजें। अब सबसे पहली लाइन, उसको अनुच्छेद 52 सिंपल आप लिख सकते हैं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सिंपल लिख लीजिए, उसमें कोई बात ही नहीं है। आर्टिकल 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दो नहीं होंगे, मतलब है ना, एक ही होगा। और राजा नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। इसके दो अर्थ निकल सकते हैं, एक होगा, दो नहीं होंगे, राजा नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। क्योंकि ब्रिटेन से ली जा रही है राष्ट्रपति के पद की संरचना। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति के पद का संदर्भ अमेरिका से नहीं, ब्रिटेन के सम्राट के नमूने पर लिया गया है। एक क्वेश्चन बार बार बोलता हूं, विदेशी स्रोतों से क्या क्या लिया गया है उसको याद करना पड़ेगा अच्छे से। उसमें थोड़ा सा जटिल प्रश्न बन जाता है जब ये दे देते हैं। वो सरलतम पार्ट है पेपर का, उसको रटना पड़ता है। लिस्ट होती है सभी किताबों में, सभी गाइडों में, नोट्स में, सब में मिलती है। वो उसको याद करना, रटना पड़ता है, सीधी सी बात है। रटने का मतलब सरलतम, रटना जहां शब्द बोलना है सरल है, लेकिन उसी को थोड़ा जटिल बना दिया है। भारत में राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में निम्न में से किस देश का अनुसरण, तो मैक्सिमम लोग अमेरिका करके आते हैं वहां। ये हम लोगों का अनुभव है जो पेपर से पूछते हैं आप लोगों से, अमेरिका करके आते हैं। अमेरिका थीम ही अलग है, वो व्यवस्था चलेगी अध्यक्षीय, उसकी संरचना ही अलग है। भारत में है संसदीय, और संसदीय का शीर्ष ब्रिटेन से लिया गया, और ब्रिटेन में संसदीय का शीर्ष है वहां का सम्राट या महारानी, तो उसके नमूने पर रखा गया है, उसके मॉडल पर रखा गया है। लेकिन चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज कर दिया है? वहां वंशानुगत है, यहां गणतंत्र को अपनाया गया है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछ ले, भारत में निम्न में कौन सा पदाधिकारी गणतंत्र का प्रतीक है, दो ऑप्शन में कंफ्यूज होगा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। टिक करिएगा राष्ट्रपति। फिर से बोल रहा हूं, कैसे बना दे क्वेश्चन, बार बार सॉल्व कर रहा हूं, है ना, ध्यान रखिए। कल किसी ने टिप्पणी कर रखी थी, सर आप थोड़ा सा टेस्ट सीरीज भी कराइए, आपके क्वेश्चन काफी ब्रेन स्टॉर्मिंग होते हैं। हाँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग तो पता नहीं, दिमाग खराब जरूर कर देते हैं कईयों के, हैं, क्योंकि ढंग ध्यान नहीं देते, फिर वहां आते ना, फिर रोते हैं वहां, है, ध्यान रखिए। बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ब्रिटेन के सम्राट के नमूने पर भारत में राष्ट्रपति का पद। सुनने में विचित्र लगता है, लेकिन यही है सत्य। क्योंकि संसदीय व्यवस्था, नाम मात्र कार्यपालक। अंतर क्या कर दिया, वहां है वंशानुगत, यहां है निर्वाचित। निर्वाचित है इसलिए किसका प्रतीक है? गणतंत्र का। यह क्वेश्चन प्रस्तावना में भी आएगा और यहां राष्ट्रपति से भी उठा लिया। गणतंत्र का प्रतीक किसे माना जाए? इसलिए स्वतंत्रता दिवस के दिन तो प्रधानमंत्री जी झंडारोहण कर रहे हैं, और गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति जी होंगे। गणतंत्र का प्रतीक है राष्ट्रपति, भारत गणराज्य का प्रतीक राष्ट्रपति, नॉट दी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नहीं। बार बार बोल रहा हूं, है ना, बार बार बोल रहा हूं। तो सबसे पहले भारत के एक राष्ट्रपति, दो लाइन, दो अर्थ निकले इस लाइन के। अनुच्छेद 52 रटे रहना, सरलतम पेपर होगा तो पूछ लेगा भारत का राष्ट्रपति कौन सा, आर्टिकल 52 करना ही पड़ेगा सही। दो अर्थ निकले, राष्ट्रपति होगा एक, राजा नहीं होगा, एक ही राष्ट्रपति होगा, एक ही प्रधान होगा भारत का, सबसे पहले। अब उसकी संवैधानिक संरचना के 3 आर्टिकल 53, 74 और 77, उससे संवैधानिक स्थिति समझ में आएगी राष्ट्रपति है क्या वास्तव में। ठीक है, लिखिए अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53, लैंग्वेज डालिएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति, काट रहा हूं आप लोगों के लिए लाइनों को, काटने का मतलब छोटा कर रहा हूं लाइनों को समझाने के लिए, है, विश्लेषण के लिए। कहीं सोचे अच्छा खुद ही काट देते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, बार बार बोलते जाइए, मनों में बोला करो रे।
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। है, नेक्स्ट आइए, इसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट लाइन ले लीजिए, आर्टिकल 53 ही चल रहा है। लिखिए इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग। वह कौन? राष्ट्रपति। बार बार बोला कीजिए मन में, इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। बार बार कह रहा हूं, इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? कार्यपालिका शक्ति का। वह कौन? राष्ट्रपति। इस संविधान, कौन सा संविधान? भारत का संविधान है, ध्यान रखिए, भारत का संविधान के अनुसार स्वयं करेगा। पहली बात, एक शब्द, स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। स्वयं दिया है, इसका मतलब कुछ बात है राष्ट्रपति में, कुछ ताकतवर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन आएगा कठिन पेपर का, राष्ट्रपति रबड़ स्टाम्प है क्या? राष्ट्रपति अलंकारिक प्रधान है क्या? राष्ट्रपति अपने सामने लाए हुए सभी दस्तावेजों पे केवल आंख बंद करके साइन कर देता है क्या? तो उन आंसर को पढ़ते समय इस शब्द को याद रख लेना, स्वयं कर सकता है, स्वयं। लेकिन इसके आगे की लाइन भी याद रख लेना, या अपने अधीनस्थों की सहायता से करता है। ये लाइन होगी तब उस क्वेश्चन का हम हल कर पाएंगे वहां पर। आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नहीं रटना है आपको, आपको पढ़ाना नहीं है, बार बार कह रहा हूं, व्यवहारिक बनिए, पढ़ाना नहीं है आपको कहीं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, जिसका प्रयोग संविधान, स्वयं या अपने अधीनस्थ। अब क्वेश्चन आया, राष्ट्रपति के अधीनस्थ किसे कहा गया? राष्ट्रपति के अधीनस्थ किसे कहा गया? इसके लिए चल रहे आर्टिकल 74 में। राष्ट्रपति के अधीनस्थों की सूचना देगा आर्टिकल 74। ध्यान दीजिए, 53 को कनेक्ट करेंगे, किससे करेंगे? 74 से। क्यों करेंगे? राष्ट्रपति के अधीनस्थों को जानने के लिए कि कौन होंगे अधीनस्थ। लिखिए, लैंग्वेज डालिए, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में, किसके कार्यों में? राष्ट्रपति के कार्यों में। कौन से कार्यों में? संघ के कार्यपालिका कार्यों में। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह, अंडरलाइन कर लेना इसको। ऐसे कैसे आएगा पेपर में? पेपर आउट नहीं कर रहा हूं, पूर्वानुमान लग रहा है? राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। जय हो, प्रधानमंत्री के दर्शन हो गए। जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, उसके कार्यों में सहायता और सलाह, एडवाइज एंड एड, इंग्लिश मीडियम वाले एडवाइज एंड एड, ये दो शब्द याद रखना। जिस समय सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम पढ़ाऊंगा, उस समय फिर से ये आर्टिकल आएगा। बस उस दिन इसकी तुलना करूंगा अनुच्छेद 124 से, याद रखिएगा, उस दिन फिर आएगा। ये शब्द याद रखना, सहायता और सलाह। आज तो पहले यहां याद रखिए, फिर वापस आएगा सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान रखना। कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद। कॉन्स्टिट्यूशन में मूलभूत रूप से शब्द का उल्लेख है मंत्री परिषद। सिद्धांतिक रूप से बनेगा, शब्द आएगा मंत्री परिषद। पॉलिटी व्यवहार में से बनेगा, शब्द आएगा मंत्रिमंडल। फिर से बोल रहा हूं, सिद्धांत से पेपर बनेगा, पेपर सेटर किताब में से पेपर बना रहा है, देगा मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। संविधान में मूल रूप से यही शब्द, व्यवहार में मंत्री परिषद शब्द देखने में भी नहीं दिखाई देता, मंत्रिमंडल ही शब्द सुनते हैं, यही देखते हैं, यही पढ़ते हैं।
ये शब्द मूलभूत रूप से नहीं है, आएगा 1978 में 44वें संशोधन से आर्टिकल 352 सेक्शन 3 में। ये बाद में बात करेंगे, ध्यान रखिए। मंत्रिमंडल तो व्यवहार से बनाएगा तो मंत्रिमंडल दे देगा, सिद्धांत से बनाएगा मंत्रिपरिषद। बार बार कह रहा हूं, तो सहायता और सलाह देंगे मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान विच शैल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब प्रधानमंत्री भी अंततः एक मंत्री ही है। लाइनों खोलते जाइए, पढ़ते जाइए, समझते आइए। मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, यानी वो प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। क्वेश्चन आ जाता है प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? 6 कर आते हैं। ये भीमराव अंबेडकर सदस्य नहीं थे क्या? अरे अध्यक्ष सदस्य तो होगा ही। अध्यक्ष के अलावा कितने थे? सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने? 34 होना चाहिए। ये मुख्य न्यायाधीश को गिनते ही नहीं है। अरे मुख्य न्यायाधीश भी न्यायाधीश है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष है, लेकिन अंततः एक मंत्री ही है। समकक्षों में प्रथम है, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स है, समकक्षों में प्रथम है। लैंग्वेज क्या आ रही है? सहायता सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री नहीं होगा। आप समझिए ना इसका महत्व। मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। शब्द पकड़िए, शब्दों, जिसका प्रधान, मंत्री परिषद का प्रधान, यानी अंततः एक मंत्री ही होगा। इसलिए उसके पास भी कुछ मंत्रालय होंगे। ये याद कर लें, जब व्यवहारिक क्वेश्चन बनाता है हमेशा उसके पास परमाणु, अंतरिक्ष और लोक शिकायत, कार्मिक और पेंशन मंत्रालय हमेशा और हमेशा ही उसके पास होते हैं। उसके अलावा कुछ कुछ प्रधानमंत्री कुछ और मंत्रालय भी रख लेते हैं। ये जब पेपर में लास्ट तक पहुंचोगे तब देखना कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के पास अभी कौन कौन से मंत्रालय हैं। ये व्यवहारिक वाला क्वेश्चन हो गया। बार बार कह रहा हूं, इस तरह से चलेंगे तो ये क्लियर हो जाएगी, चीजें याद रहेगा हमेशा, ध्यान रखिए। तो साहब आर्टिकल 74 ने राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति में उसके अधीनस्थ बता दिए। राष्ट्रपति के अधीनस्थ कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। कहां से उल्लेख मिला? आर्टिकल 74 से। अब ये क्या करेंगे? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देंगे। सहायता और सलाह देंगे, ये मूल रूप से यही लिखा गया था, मूलभूत रूप से यही लिखा गया था। इससे कहीं यह पता नहीं चल रहा था कि राष्ट्रपति मजबूत है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। इसलिए भारतीय गणराज्य में विवाद रहा। 1960 में ही हो गया था विवाद। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कर रहे थे और राजेंद्र प्रसाद जी ने कहना शुरू किया कि प्रधानमंत्री कोई साहब रबड़ की खिलौना नहीं है, वो कुछ एक्स्ट्रा कार्य भी कर सकेगा। ये विवाद 1960 से चला आ रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद में प्रधान कौन? संविधान तो कौन कह रहा है? अध्यक्ष किसको बना रहा है? राष्ट्रपति को। व्यवहार कह रहा है प्रधानमंत्री को। ध्यान रखिए। अब मैं 11 तारीख को करा के गया था इंदिरा गांधी जी का दौर। उस दौर को हमेशा याद रखिए। आज उसकी नई बातें, फिर लोकतांत्रिक राजनीति वाला टॉपिक आएगा, फिर नई बातें। ध्यान रखिए जो बात मैं कह रहा हूं। इंदिरा गांधी जी आई और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में सर्वोच्च शक्तिशाली होना चाह रही हैं। तो सर्वोच्च जब शक्तिशाली होगा, जब सर्वोच्च शक्तिशाली कोई बनेगा तो दूसरे को कमजोर करेगा। प्रधानमंत्री का सामना किससे है? राष्ट्रपति से। संविधान ने सामना नहीं करवाया था, लेकिन अब सामना करने की ठानी है। प्रधानमंत्री को बहुत सारे कार्य करने हैं। आप समझ पा रहे हैं? प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी जी को बहुत सारे कार्य करने हैं। इसके लिए बहुत अच्छा हो कि जो करें राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता जाए, करता जाए, करता जाए। तो प्रधानमंत्री कमजोर बनाएंगे किसको? राष्ट्रपति को। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं बार बार बोलता हूं, पहले बोला है, यदि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रोविजन को कमजोर करना है उसके आगे अपवाद जोड़ दीजिए। सरलतम भाषा बोलता हूं, संशोधन कीजिए, अपवाद जोड़ दीजिए, एक्सेप्शन जोड़ दीजिए, एक प्रोविजन और जोड़ दीजिए। 42वें संशोधन से आर्टिकल 74 में संशोधन कर दिया। 42वें संशोधन से 74 में लैंग्वेज जोड़ दी। अभी लिखने जा रहे हैं। क्या जोड़ा? कि राष्ट्रपति को कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए, ये तो होगी मंत्रिपरिषद जिसका प्रधानमंत्री होगा, और लाइन जोड़ दी, और राष्ट्रपति इस सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसके अनुसार, यानी इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी बाउंड होगा। अभी लिख लेंगे। क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी बनाने वाला संशोधन 42वां टिक कर देना, नंबर आ जाएगा। मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है राष्ट्रपति पर, कौन सा आर्टिकल? 74, वही तो दी गई है सहायता और सलाह, टिक कर देना। दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, रटना नहीं है। 53, 74, 77 को तो रटना पड़ेगा।
आर्टिकल्स तो याद, लेकिन उसकी लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं, नामों को, घटनाओं को रटना पड़ता है, लेकिन उसके बीच की कहानी रटने की जरूरत नहीं है, तो वो याद रहेगा। क्या कहा गया? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने को बाध्य है, आर्टिकल 74। क्या लिख दिया? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, सलाह से नहीं। सलाह से तो पहले ही था, अरे सलाह से तो पहले, ये सलाह के अनुसार कार्य करेगा। बार बार कह रहा हूं, यानी बाध्यकारी उसके अनुसार ही करेगा। अब जनता पार्टी आ गई और जनता पार्टी ने नारा लगाया था कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय 42वें संशोधन से संविधान को जहां जहां से शत विशत किया है, कमजोर किया है, तोड़ा मरोड़ा है, हम उसको सही कर देंगे। तभी तो आए थे, तभी तो सरकार मिली थी। नारे लगाने पड़ते हैं ना, अच्छे दिन आएंगे, अब समझिए साहब, है नारे लगाने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा जनता पार्टी ने, हम ये करेंगे। अब आ गए हैं तो बताना पड़ेगा ना, अरे बताना तो पड़ेगा ना, अच्छे दिन लाएंगे, तो उनको बताना पड़ा। तो क्या कर दिया उन्होंने कि देखो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को कमजोर कर दिया है, हम इसको थोड़ा सा ताकत देंगे। अगर वास्तव में साफ ही होती नीयत तो हटा ही देते 42वें को, लेकिन कौन प्रधानमंत्री चाहेगा राष्ट्रपति उससे भी शक्तिशाली हो जाए? तो उन्हें क्या करा, इसी आर्टिकल 74 में एक लाइन और जोड़ दी, एक खंड। क्या कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद से उसकी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा, ये आपके लिए नहीं लाइन, ये एकेडमिक्स वालों के लिए है, साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा। पुनर्विचार, रिकंसिडरेशन, दोबारा विचार, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को कितनी बार लौटा सकता है? एक बार। एक बार लौटाने के पश्चात बाध्य हो जाता है, अगर वापस से वो सलाह दे दी, वही की वही दे दी, संशोधन करके दे दी, परिवर्तन करके दे दी, कैसे दे दी, दोबारा में राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। एक लाइन आगे इसके, अगर राष्ट्रपति फिर भी ना माने तो फिर आश्रय लेना पड़ेगा आर्टिकल 56 और 61 का भी आएंगे उस पे। 56 में लिखा है, राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करने लग जाए, उल्लंघन करने लग जाए, संविधान में जो उसको दिया गया है भूमिका उसके अलावा काम करने लग जाए, तो क्या कर देंगे? उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकेगा। संविधान ने क्या कहा है? राष्ट्रपति किसके अनुसार कार्य करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। 42वें संशोधन ने क्या कहा? बाध्य है। 44वें ने कहा एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि इसका नैतिक महत्व है, नैतिक और मनोवैज्ञानिक महत्व है। मेरी बात समझिए, मंत्रिपरिषद की सलाह को अगर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा और मीडिया के माध्यम से, सार्वजनिक मंचों के माध्यम से जनता को पता चलता है, तो जनता जानती है कि सरकार की नीयत में और इसके कार्यों में कहीं कोई कमी या खोट है, इसलिए सरकारें फिर सचेत हो जाती है। तो इसका नैतिक महत्व है। क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति किसी दल का नेता नहीं है, चुने जाने तक हो सकता है, चुनने के बाद वो राष्ट्र का नेता है। आप मेरी बात समझिएगा, ये बात समझिए, राष्ट्रपति के पद का सम्मान, राष्ट्रपति के पद की गरिमा इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके कारण राष्ट्रपति जब किसी सलाह को भेज दे तो इसका अपने आप में एक मोरल इंपैक्ट, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका क्रिएट हो जाएगा। सेम यही चीज, इससे मिलती जुलती चीज मैं पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, जब अनुच्छेद 111 पढ़ाऊंगा, राष्ट्रपति के वीटो पावर्स पढ़ेंगे, उस समय फिर से इससे रिलेटेड बात उठाऊंगा। तो अब इन लाइनों को लिख लेते हैं, तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति आ जाएगी। लैंग्वेज डालिए, लिखिए इसमें 42वें संशोधन 1976 से, लैंग्वेज डालिए 42वें संशोधन 1976 से, 42वें संशोधन 1976 से अनुच्छेद 74 में परिवर्तन करते हुए, अनुच्छेद 74 में परिवर्तन करते हुए, अनुच्छेद 74 में परिवर्तन करते हुए राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 74 में परिवर्तन करते हुए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार, सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए, सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए, सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है। बाध्य को अंडरलाइन कर लीजिए, ये पूछ लेता है ऐसे कैसा, बाध्य किया गया, सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन, हालांकि 44वें संशोधन से
नेक्स्ट लाइन डालकर, हालांकि 44वें संशोधन से 1978, हालांकि 44वें संशोधन 1978 से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को, 44वें संशोधन 1978 से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को उस सलाह पर पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन, उस सलाह पर पुनर्विचार के लिए, मंत्रिपरिषद को उस सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, उस सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी। पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी। फिर एक आर्टिकल और इसका संवैधानिक स्थिति का लिखिए, आर्टिकल 77। लिखिए, भारत संघ की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई, संघ की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई, हिंदी माध्यम वाले याद रखना, विशेष शब्द दे देते हैं व्यवसाय का संचालन, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो उसका हिंदी रूपांतरण कर देते हैं व्यवसाय का संचालन। हिंदी माध्यम वाले ध्यान रखेंगे, भारत संघ की या भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई, व्यवसाय का संचालन, इसको जरूर लिखना ब्रैकेट में, समस्त कार्यपालिका कार्रवाई या व्यवसाय का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के नाम से। एक लाइन और डालिए इसमें, आर्टिकल 77 में, राष्ट्रपति इस कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, राष्ट्रपति इस कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, सुविधाजनक को अंडरलाइन करना, यह शब्द मिलेगा पेपर में, राष्ट्रपति इस कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए आवंटन के नियम, सुविधाजनक बनाने के लिए आवंटन के नियम, रूल्स फॉर अलोकेशन, आवंटन के नियम, अंडरलाइन करना, आवंटन के नियम बनाएगा, आवंटन के नियम। इसका क्या अर्थ निकलेगा, व्याख्या में लिखिए, आवंटन के नियम आप लिखिए, इस अनुच्छेद से मंत्री परिषद का वर्गीकरण, इस अनुच्छेद से मंत्री परिषद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद का वर्गीकरण और विभागों की व्यवस्था अस्तित्व में आती है। डिपार्टमेंट्स, सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट सब इससे आते हैं, 1961 में बनाया। विभागों की व्यवस्था अस्तित्व में आती है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, 77 आर्टिकल, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई, तो एक ही शब्द चल रहा है शुरू से, कार्यपालिका, यानी राष्ट्रपति है कार्यपालिका का प्रधान। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि राष्ट्रपति है कार्यपालिका, बार बार कार्यपालिका शब्द आ रहा है। 53 में यही आया, 53 को हेल्प करने के लिए 74 आया और 77 में फिर आया कि समस्त कार्यपालिका कार्रवाई। इंग्लिश में आता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, भारत सरकार का व्यवसाय, हिंदी में इसको बोलते हैं। एक्चुअली कंडक्ट ऑफ बिजनेस का मतलब है जितनी भी कार्यपालिका क्रियाविधियां, जितने भी कार्यपालिका कार्य, अरे बार बार आ रहा है कार्यपालिका,
तो ये होता क्या है कार्यपालिका शक्ति? तो साधारण अर्थों में तो मैंने क्या बोला, कानूनों को लागू करना। लेकिन इसे 1955 में राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, और ये पेपर में आएगा, और जिस समय मैं राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ाऊंगा उस समय 2 लाइन इसमें अभी कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। कार्यपालिका शक्ति होती क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। कौन सा केस? राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 का केस। ये अच्छे पेपर की निशानी है, आता रहता है पेपर में, ध्यान रखिएगा, और ये बहुत कम कैंडिडेट्स कर पाएंगे। तो कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से, इसलिए भारत में जो भी कार्य होंगे इस तरह के सरकार से रिलेटेड राष्ट्रपति के नाम से। इसलिए ध्यान दीजिए, जब राष्ट्रपति अभिभाषण पेश करते हैं, जब मैं संसद कराऊंगा उस समय बात आएगी, राष्ट्रपति अभिभाषण पेश करते हैं अपना, तो उस अभिभाषण में राष्ट्रपति कहते हैं मेरी सरकार के मंत्रियों द्वारा। कभी अभिभाषण सुनिएगा राष्ट्रपति महोदय का, देखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति बार बार बोलते हैं मेरी सरकार के मंत्री, यानी ये सरकार किसके? मेरी, और मैं हूं इसका संवैधानिक अध्यक्ष। इसलिए क्या होता है कि विपक्ष हंगामा करता है। आप वो तो पढ़ते ही हैं एटलीस्ट अखबार में कई बार कि विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर या उसके धन्यवाद प्रस्ताव पे हंगामा किया। अभिभाषण पढ़ता है राष्ट्रपति, किसकी ओर से पढ़ता है? सरकार की ओर से। क्या कहता है? मेरी सरकार ने कार्य किया। तो राष्ट्रपति किसका बखान करता है उस समय? सरकार का, क्योंकि सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है। तो जब सरकार का बखान किया तो धन्यवाद भी कौन देगा? सरकार देगी। तो धन्यवाद प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? सरकार के द्वारा, सत्तारूढ़ दल के द्वारा, विपक्ष नहीं लाता। सरकार की तारीफ करिए ना तो सरकार लाती है। आप समझिए, यहां किसी को अपन ने बुलाया हो और वो बखान करेगा तो किसका करेगा? पतंजलि का ही करेगा। फिर पतंजलि वाले जो भी होंगे, टीचर, स्टूडेंट या ओनर, वो उसका धन्यवाद देंगे, सीधी सी बात है। दूसरी कोचिंग वाला थोड़ी देगा, तो विपक्ष हो गया ना। फिर तो विपक्ष नहीं देगा धन्यवाद प्रस्ताव, ऐसे याद रखिए। तो धन्यवाद दिया, अब विपक्ष क्या कहता है? उसमें बहस करता है। ये संसद में पढ़ते हैं, यहां कल सुन लीजिए इसको, बार बार फिर बोलूंगा। विपक्ष कहेगा कि अभिभाषण में सब झूठ लिखा है, किसानों का आंदोलन तो दिखा नहीं गया राष्ट्रपति महोदय को, लेकिन राष्ट्रपति की बुराई नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा? राष्ट्रपति किसी दल का नेता नहीं है, वो तो संवैधानिक प्रधान है। इसलिए भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होगी। इसके लिए सुविधाजनक हो, इसके लिए आवंटन के नियम का अर्थ है मंत्री परिषद का वर्गीकरण। तो क्वेश्चन कई बार बहुत अच्छा पूछ लेता है, मंत्री परिषद के वर्गीकरण की प्रेरणा संविधान के किस अनुच्छेद से? 77 से। कैसा वर्गीकरण? मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा शब्द दिया हुआ है मूल रूप से? मंत्री परिषद। 1978 में कौन सा शब्द भी आ गया? मंत्रिमंडल। राज्य मंत्री और उप मंत्री शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हैं, ध्यान रखिए। लेकिन वर्गीकरण कहां से मिलता है? आर्टिकल 77 से, राष्ट्रपति के आदेश से, है ना। तो 53, 74, 77, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन ने राष्ट्रपति की संवैधानिक हैसियत, संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक भूमिका का एक प्रारंभिक परिचय हमारे सामने रख दिया कि राष्ट्रपति है कार्यपालिका का प्रधान, और उसके सहयोग के लिए है प्रधानमंत्री समेत मंत्री परिषद। क्लियर हो गई साहब? है तो ये 3 आपको ध्यान रखना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।